मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमिशन क्लासेस। तो आज हम लेकर आपके लिए आया है नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 3। ठीक है, कल के वीडियोस में हमने देखा रिएक्शन विथ वाटर एंड रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आज हम देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड्स एंड रिएक्शन विथ बेसिस कि मेटल्स और नॉन मेटल किस तरह से एसिड से और बेसिस से रिएक्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्या है? रिएक्शन विथ एसिड्स। एसिड्स के साथ क्या रिएक्ट करते हैं? तो देखिए, जब भी मेटल जो हमारा मेटल होता है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को वो बनाते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो बनाते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जिसको हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। तो चलिए इसका बेस फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। मेटल्स प्लस एसिड दे विल गिव अस सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन which will evolve। ठीक है, तो मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? ठीक है, सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मेटल जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मेटल प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। ओके, चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। तो मेटल में हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, Mg। एक एसिड लेंगे, ठीक है, कोई सा एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं HCl। या पहले इसका नाम लिख लेते हैं, नीचे फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ आ गया आपको? मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो अब यहाँ पे है कि हमने देख रहे हैं कि मेटल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत सारे मेटल रिएक्ट करें। जैसे कि आपको कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो कि बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और वो एसिड के साथ किसी भी टाइप के एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं metals like copper, silver, gold do not react with dilute acids।
अब जब ये रिएक्ट ही नहीं करते तो क्या ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे? नहीं। जब रिएक्शन नहीं होगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब इसका एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में, एप्लीकेशन का मतलब आप समझते होंगे, एप्लीकेशन वो होता है जिसका हम डेली टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे घर में अगर पिकल्स फॉर्म होता है तो पिकल्स का टेस्ट सावर होता है, तो सावर चीज़ों में क्या होता है? एसिड्स होता है। तो अगर एसिड को हम किसी मेटल कंटेनर में रखेंगे तो वो क्या करेगा? अब आपने देख लिया मेटल एसिड, तो मेटल और एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो अगर हम मेटल के कंटेनर में पिकल्स को या कोई भी एसिडिक फूड स्टफ को रखते हैं तो धीरे धीरे उस मेटल के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है और वो बनाता है टॉक्सिक सॉल्ट। टॉक्सिक सॉल्ट पॉइजनस नेचर का होता है और उससे हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप कभी भी देखते होंगे घर में कि पिकल्स को स्टोर करने के लिए मेटल्स के कंटेनर्स यूज नहीं किए जाते, उनको या तो प्लास्टिक या ग्लास जार के वेसल्स में रखा जाता है, ठीक है। तो एसिडिक फूडस्टफ्स आर नॉट stored in metallic containers as they slowly, क्योंकि ये जो रेट होता है वो बहुत स्लो होता है, they slowly reacts with containers to form टॉक्सिक सॉल्ट्स। टॉक्सिक का मतलब कोई भी चीज जो पॉइजनस हो, ठीक है। अब कोई भी चीज जो पॉइजनस होगा वो तो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आपने देख लिया इसका डेली टू डे लाइफ यूज। अब हमने मेटल का देख लिया, अब हम देखेंगे नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल का बहुत सिंपल सा है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन metals do not react with dilute acids। नॉन मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। जब वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो उसके बारे में पढ़ के क्या करेंगे? कोई भी रिएक्शन नहीं अवेलेबल है, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे रिएक्शन विथ बेसिस। चलिए देख लेते हैं। रिएक्शन विथ बेसिस। तो बेसिस के केस में क्या होता है? बेसिस के केस में भी यही होता है कि मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट्स विथ बेसिस टू फॉर्म salts and hydrogen। तो ज्यादातर जो होते हैं बेसिस वो क्या करते हैं? सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन बनाते हैं। लेकिन जिस तरह एसिड से बहुत ज्यादा मेटल्स रिएक्ट करते हैं उस तरह बेसिस से उनके मुकाबले कम मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ मोस्ट की जगह सम लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा कि सम ऑफ द मेटल्स, क्योंकि बहुत कम मेटल ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग बेस फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारा बेस फॉर्मूला यही हो जाएगा, सॉरी, बेस फॉर्मूला should always be written from green, ठीक है। It's black। metals plus bases gives us salts plus हाइड्रोजन। क्या देंगे हमें? मेटल्स प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। तो इनका एक केमिकल एग्जांपल देखते हैं। तो मेटल के लिए हम क्या लेंगे? सोडियम लेंगे। मेटल के लिए हम लेंगे सोडियम, ठीक है। सोडियम का फॉर्मूला Na। बेस में हम लोग क्या ले सकते हैं? तो सोडियम के लिए ले लिया, या मेटल के लिए आप चलिए सोडियम, क्योंकि बेस भी अगर हम कोई बेस लेते हैं जो सोडियम से बना हो तो उसके लिए हमको क्या लेना होगा? कि मेटल कोई और लेना होगा। तो चलिए मेटल में हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम को, और बेस में हम लोग लेते हैं सोडियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम का फॉर्मूला Al, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। ठीक है, अब आपको पता है कि एल्युमिनियम का Al मतलब एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, तो सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा, तो हाइड्रोजन। ठीक है, अब सोडियम एल्यूमिनेट बनाएंगे, मतलब एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, AOH, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया कि मेटल्स व्हेन रिएक्ट्स विद बेसिस गिव्स अस सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन, सो व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब एल्युमिनियम और जिंक ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, all metals do not react with bases। तो हमारा मेटल्स हो गया, अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मेटल्स में क्या था कि सम ऑफ द मेटल्स, ठीक है, सम ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां भी वही होगा, सम ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और इनका जो बेसिक रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये हायर क्लासेस के लिए होता है, इसलिए हम कोई भी रिएक्शन नहीं देखेंगे। सीधा आप समझ लीजिए कि सम ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस। ठीक है, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, इसमें एक चीज़ और होता है कि जब कोई भी नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। तो लिख देते हैं, इन दिस प्रोसेस नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। इसमें कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ बेसिस। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे जो टॉपिक हम देखेंगे वो होगा रिएक्टिविटी सीरीज। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। चलिए, आपने नोट कर लिया, अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं। चलिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमको क्या पढ़ना है। रिएक्टिविटी सीरीज पहले होता क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा हम लोग मेटल का देखते हैं, जिसमें कि मेटल को अरेंज किया जाता है उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़ को, कि कौन सा, जैसे अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, जो सबसे लेस्ट रिएक्टिव होगा उसको सबसे नीचे रखा जाएगा। तो ये पूरा पूरा एक लिस्ट है कुछ मेटल्स का जिनके रिएक्टिविटी को अरेंज किया जाता है। ठीक है, उनके रिएक्टिविटी को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है एक जगह, और तब देखा जाता है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अरेंजमेंट्स ऑफ
metals in a vertical column in the order of ठीक है, जिनमें उनका जो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी नेचर होता है उसको वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया जाता है। तो जैसे सबसे रिएक्टिव ऊपर, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे और सबसे लीस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे रखा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। अब आप देखेंगे कि ये जो सीरीज है उसमें पोटेशियम सबसे ऊपर है और ये घटता जा रहा है, लेकिन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दिखा रहा है, ये रिएक्टिविटी देखिए, पोटेशियम सबसे ऊपर रखा गया, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। और इसमें ये है कि पोटेशियम जो होगा वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम होगा, फिर कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम से, इस टाइप से। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम फिर हो गया, फिर जिंक हो गया, फिर आयरन, लीड, आपको पता है कि लीड मेटल है गया, फिर उसके बाद कॉपर, सिल्वर एंड लास्ट गोल्ड, और इसके आगे भी बढ़ सकता है। तो फिलहाल ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसमें गोल्ड क्या हो गया आपका? तो लीस्ट रिएक्टिव। क्या हो गया? लीस्ट रिएक्टिव। और पोटेशियम क्या हो गया? मोस्ट रिएक्टिव। और ये है आपका डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होता जा रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यही है आपका रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद यूजेस ऑफ मेटल्स एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए हम इसको मिटा देते हैं और अब देखेंगे हम लोग अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं हम अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस वर्ड में इस का जो हम देखने वाले हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब किसी का जो इनिशियल पोजीशन था, अब उसका इनिशियल पोजीशन, जो उसका पोजीशन, उसको लेके किसी और को दे दिया गया, यानी उसके प्लेस को डिस्प्लेस कर दिया गया, उसके प्लेस को उससे ले लिया गया। तो इसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है कि इसमें एक हायर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक हायर रिएक्टिव मेटल एक लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो देख लेते हैं।
ठीक है, आपको समझ आ गया कि इसमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव मेटल जिसका रिएक्टिविटी सीरीज में जगह ऊपर है, वो क्या करेगा कि एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, चाहे उसके सॉल्ट फॉर्म से हो तो वो वहां से उसको डिस्प्लेस कर देगा। चलिए, तो आप समझ गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप बहुत क्लियरली समझ जाएंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम सबसे पहले क्या चाहिए हमको, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4। इसका कलर, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे, कॉपर को रिएक्ट करवाएंगे आयरन से, आयरन, उसका फॉर्मूला Fe, और आयरन का कलर तो आप सब जानते हैं, आयरन का कलर क्या होता है, ग्रे, ठीक है। जब ये रिएक्ट होगा तो अब आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा होगा कि कॉपर जो है वो नीचे से थर्ड पोजीशन पे है, और आयरन कॉपर के बाद, कॉपर से ऊपर आता है लीड, और लीड से ऊपर आता है आयरन, यानी आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, कॉपर को इसे डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर से डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, तो बनाएगा आयरन सल्फेट। क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, यानी FeSO4, जिसका कलर क्या होगा, ग्रीनिश। ये किस कलर का होगा, तो ग्रीनिश सॉल्यूशन, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा कि जब कॉपर सल्फेट को, कॉपर डिस्प्लेस करके आयरन ने अपनी जगह ले ली, आयरन सल्फेट बना लिया, तो कॉपर तो बच जाएगा, तो सिंपल कॉपर Cu, और इसका कलर, कॉपर का कलर क्या होता है, तो रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। समझ लीजिए कि आयरन सल्फेट, यानी ये जो ग्रीन मार्कर से मैं लिख रहा हूं, आयरन सल्फेट का कलर ये होगा, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा उसका कलर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आयरन जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था और उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। लिख लेते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी माइट इज राइट, आपने ये भी सुना होगा माइट इज राइट, जो ताकत होता है वही सही होता है। यहाँ भी वही बात है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है रिएक्टिविटी के मामले में, तो उसने क्या किया, कॉपर को साइड कर दिया। लेकिन अगर इसी का एक और रिएक्शन हम देखते हैं जिसमें क्या होता है कि आयरन सल्फेट होता है, ठीक है, आयरन सल्फेट, हम ले लेते हैं आयरन सल्फेट, यानी FeSO4, ठीक है। FeSO4 ये क्या है, आयरन सल्फेट है, और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं कॉपर के साथ, ठीक है, Cu। तो क्या होगा, तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, कॉपर का रिएक्टिविटी कम है, तो कॉपर क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी यहाँ पे होगा नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। चलिए अब हम अपना सेकंड एग्जांपल, मूविंग टू सेकंड एग्जांपल, इसमें हम क्या करेंगे, हमने पहले में कॉपर सल्फेट और आयरन को देखा, इस बार हम आयरन से थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है कि जिंक, उसके बारे में, चलिए उसका रिलेशन देखते हैं। तो कॉपर एंड जिंक, फिर से लेते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, सॉरी, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का फिर से क्या हो जाएगा, CuSO4, और इसका कलर क्या होगा, तो ब्लू सॉल्यूशन, इसका कलर हमेशा कैसा रहेगा, तो ब्लू कलर का रहेगा। उसके बाद आता है एक नया मेटल जिंक, जिंक यानी Zn, और Zn का कलर क्या होता है, तो सिल्वरी वाइट, ये किस कलर का होता है, सिल्वरी वाइट, ठीक है। इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो अब आप जानते हैं कि जिंक जो है वो तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब आयरन डिस्प्लेस कर सकता है तो जिंक तो डिस्प्लेस करेगा ही, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, तो बनाएगा जिंक सल्फेट, वो क्या करेगा, कॉपर को सिंपली डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4, और इसका कलर जो होगा वो कैसा होगा, तो कलरलेस, पानी के जैसा, कलरलेस सॉल्यूशन,
ठीक है, और फिर से आपका जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा, कॉपर यानी Cu, इसका भी कलर रेड ब्राउन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, इस केस में क्या हुआ कि आपका लिख लेते हैं, जिंक इज मोर reactive so it displaces कॉपर। इसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब अगर इसका भी हम लोग देखें वाइस वर्सा, तो इसमें भी क्या लेते हैं, पहले हम जिंक सल्फेट ले लेते हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस जिंक सल्फेट को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो कॉपर के साथ, या आप कॉपर या आयरन कोई भी ले ले, आयरन भी इससे कम रिएक्टिव है तो वो भी ले सकते हैं आप, कॉपर तो Cu। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे हैं कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा है, और कॉपर की रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जिंक से कम है रिएक्टिव, तो वो इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड एग्जांपल, हम अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जांपल में अब हम क्या करेंगे, हमने कॉपर और आयरन लिया, आयरन देखा, हमने कॉपर और जिंक देखा, अब हम देखेंगे आयरन और जिंक। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट FeSO4, इसका कलर कैसा, तो ग्रीनिश सॉल्यूशन। आयरन सल्फेट का कलर कैसा होगा, तो ग्रीनिश सॉल्यूशन। इसके साथ हम ले लेंगे जिंक का Zn, इसका कलर कैसा होगा, तो सिल्वरी वाइट। ठीक है, और ये जब रिएक्ट करेगा तो अब जिंक ज़्यादा पावरफुल है आयरन से, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा, ZnSO4, इसका सॉल्यूशन तो कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, और आपका आयरन इस बार अकेला हो जाएगा। इसने पिछले बार तो कॉपर को डिस्प्लेस किया था, बट यहाँ उससे पावरफुल जिंक आ गया, तो जिंक ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, आयरन Fe, इसका कलर कैसा, तो ग्रे। तो आपने देख लिया कि जो जितना जैसा होगा, जैसा पावरफुल होगा, वो उसको ऐसे ऐसे डिस्प्लेस करता चला जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल्स थे आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, लिख देते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव सो इट डिस्प्लेसेस आयरन, ये आयरन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। हो गया, तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म हो गया है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमारा लास्ट टॉपिक। चलिए यूजेज ऑफ मेटल्स एंड यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स हम लोग देख लेते हैं। यूजेस, पहले मेटल्स, एक काम करते हैं, इसको हम बोर्ड में आधा आधा करके बना देते हैं। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए शुरू करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कुछ ये हार्ड नहीं है, ये तो टॉपिक आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए, तो आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर used for cooking utensils।
ठीक है। हम इसे बर्तन बनाते हैं, ठीक है, वेसल्स बनाते हैं जिसमें खाना बन सके, ठीक है। उसके बाद कॉपर इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए कॉपर को बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। कॉपर इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के भी यूजेस हैं। एल्युमिनियम बर्तन बनाने के लिए भी, मतलब वेसल्स बनाने के लिए, कंडेंसर्स बनाने के लिए भी उसका यूज होता है। फिर एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग। आपने देखा होगा कि खाने को गर्म रखने के लिए, खाने की चीज़ों को एल्युमिनियम के फॉयल में रैप करके देते हैं, तो पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है। एल्युमिनियम का यूज़ होता है आपका एरोप्लेन का बॉडी बनाने में भी। ठीक है, एरोप्लेन के बॉडी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम का। उसके बाद आयरन, आयरन के लिए मेकिंग ब्रिजेस, रेल ट्रैक्स, स्क्रूज, नट बोल्ट्स, ठीक है, उनका यूज़ होता है ब्रिजेस के लिए, रेल ट्रैक्स के लिए, स्क्रूज, नट बोल्ट्स, इन सब के लिए, ठीक है। अब जिंक का यूज़ किस में होता है, तो जिंक यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। जिंक का यूज होता है तो गैल्वेनाइजिंग के लिए यूज होता है, समझ गए आप। गैल्वेनाइजिंग के लिए यूज होता है जिसमें कि किसी मेटल के ऊपर आप एक परत बनाते हैं और उससे वो मेटल, अब जिंक जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, लेकिन आयरन के ऊपर अगर हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं तो वो आयरन को रस्ट होने से प्रोटेक्ट करता है। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग से बचाने के लिए भी जिंक का किया जाता है। और सिल्वर एंड गोल्ड ये सबसे बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनका क्या बनाया जाता है, ज्वेलरी। मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। ज्वेलरी बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। और लास्ट आपको पता है कि मरकरी को थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। आपको मैंने बताया था एक्सेप्शन केस में कि मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, बाकी सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहते हैं, इसलिए मरकरी का यूज़ थर्मोमीटर में किया जाता है, ठीक है। अब हम नॉन मेटल्स का यूज़ देख लेते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंड कंबशन में भी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन का यूज़ कंबशन में बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर्स के लिए भी यूज होता है। आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग भी सुना होगा, तो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होता है। और फिर उसके बाद फूड स्टफ्स जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए होता है, क्योंकि फूड स्टफ्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन में खराब नहीं होते हैं। प्रिजर्व फूड स्टफ, ठीक है। तो नाइट्रोजन का यूज आपने देख लिया। क्लोरीन का यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में।
वाटर के प्यूरिफाई, आपने सुना होगा बहुत लोग कहते हैं क्लोरिनेटेड वाटर, तो वो वाटर को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है इससे। अब आयोडीन का भी मैंने आपको एक एक्सप्रेशन केस बताया था कि नॉन मेटल लस्चरस नहीं होता, उनमें अपना लाइट नहीं होता है, लेकिन आयोडीन है वो लस्चरस होता है, वो चमकता है, ठीक है। आयोडीन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ठीक है। इसका यूज किस में होता है, तो एंटीसेप्टिक फॉर्म बनाने, आप एंटीसेप्टिक क्रीम्स के बारे में आपने सुना होगा। एंटीसेप्टिक्स आपके अगर कहीं पे कट जाता है, कुछ उंड हो जाता है, तो उनको उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम सप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो आयोडीन होता है, ठीक है। और सल्फर एंड फॉस्फोरस इन फायरवर्क्स। आपको पता होगा कि सल्फ़र और फॉस्फोरस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही वायलेंट होते हैं, मतलब आपने देखा होगा फॉस्फोरस का यूज़ जो मैच बॉक्स में जो तीलियाँ होती हैं उनके ऊपर जो रेड कलर का है वो भी फॉस्फोरस ही होता है। और ये क्या करते हैं, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी ही फायर को कैच कर लेते हैं, इसलिए सल्फर और फॉस्फोरस का यूज़ फायरवर्क्स में होता है। और कार्बन का यूज़ हम लोग एज अ फ्यूल करते हैं। कार्बन इज यूज्ड एज फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कोक एंड चारकोल, ठीक है। कोक, चारकोल, कोल हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ये सब फॉर्म किसके, कार्बन के हैं। तो ये सब आपने देख लिया मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस। चलिए बराबर देख लेते हैं। आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। कॉपर इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग, एल्युमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग बॉडी ऑफ एरोप्लेन, आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिजेस, रेल ट्रैक्स एंड स्क्रूज, नट बोल्ट्स, जिंक इज यूज्ड फॉर galvanizing to protect iron from rusting, silver and gold are used for making of jewelry, mercury is used in thermometer, oxygen is used for breathing and combustion, nitrogen is used for fertilizer, preserves, foodstuffs, chlorine is used in water purification, iodine is used as antiseptic, sulfur and phosphorus is used in fireworks, carbon is used as fuel in the form of coke and charcoal. So यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स है तो हमको कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।